साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमने टेंस को शुरू कर दिया है और टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज कुछ नया सीखते हैं। हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि प्रेजेंट सिंपल के भी 4 वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला है वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एफर्मेटिव को हम हिंदी में बात करें तो सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसलिए पहले वाला वीडियो है उसमें भी देख लिए थे, लेकिन आज कुछ नया है वो सीखेंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, नाउन है, प्रोनाउन है, या कुछ एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या कोई कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। तो दोस्तों बात की जाए तो मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, आई टीच यू इंग्लिश। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब आप इसमें देखते क्या है, यहां आपके जो एचवी है वो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, ये दो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या है, एचवी है वो क्या होती है, छिपी हुई होती है। अब ये कौन कौन सी हो सकती है, ये एचवी कौन कौन सी एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो वाक्य में छिपी हुई रह सकती है। तो दोस्तों कहते हैं कि डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो कि किसी सेंटेंस में छिपी हुई रह सकती है। तो इनको इसीलिए छिपी हुई होने के कारण हमें इनको नाम देते हैं डमी ऑपरेटर। क्या नाम देते हैं, डमी ऑपरेटर। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न है वो भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से डमी ऑपरेटर्स है वो कौन सा नहीं है। तो डू, डज ये तो आपके प्रेजेंट में आ जाएंगे, और दोस्तों इसकी बात की जाए डिड की तो ये पास्ट सिंपल में काम आएगा। तो दोस्तों यहां देखते हैं कि एचवी के रूप में, क्योंकि जो सब्जेक्ट के बाद में है तो मेन वर्ब आ गई, इसके साथ में एस या ईएस भी जुड़ा रह सकता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। लेकिन यहां जो एचवी है इसका हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है यस और नो। यस और नो क्वेश्चन है, इनकी शुरुआत कहां से होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हेल्पिंग वर्ब आप देखते हैं कि इस सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक्चुअल में है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा, डज होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या होगा, डू होगा। तो मान लें कि हमने लिया आई, तो आई प्लूरल है तो हम ले सकते हैं डू या डज में से एक आ जाएगा। तो डू और डज इनमें से एक आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दोस्तों अब देखते हैं कि वर्ब की जो एस या ईएस फॉर्म है इसका इस्तेमाल आपको अब नहीं करना, क्योंकि एस या ईएस का इस्तेमाल है वो डू या डज के साथ में ऑलरेडी हो चुका है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बन गया आपका यस और नो क्वेश्चन जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा, जो टीच वर्ब हम लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा, हमारे पास में सेंटेंस है आई टीच यू इंग्लिश। इसका हमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले हमें यस और नो का क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो आई के लिए हम क्या लेंगे, डू या डज, तो हम लेंगे डू। डू आई टीच यू इंग्लिश। अब दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात है इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह है आपको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बगैर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं या अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसका मतलब है डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो दोस्तों इसका उत्तर है आप यस या नो में दे सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पूछा कि डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आप यस या नो में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे इसमें डू से शुरू हो रहा है, तो एच वी से शुरू होने वाले वाक्यों का जो उत्तर है वो यस और नो में दिया जा सकता है। ये दोस्तों सबसे पहली बात आज की सीखने वाली। इसके आगे सेंटेंस की बात की जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। सबसे पहला हमने सीखा था यस और नो क्वेश्चन। अब 2 नंबर है WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनका। तो दोस्तों सेम ही है, केवल आपको WH वर्ड है शुरू में लेना है, बाद में वही का वही डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगी। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना
किसी भी सेंटेंस में अगर डू या डज का प्रयोग हो गया है तो आपको वर्ब के अंदर वर्ब को सिंगुलर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हमने सिंगुलर या प्लूरल बना दिया है। तो दोस्तों अब वर्ब की एस या एस फॉर्म का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों बात की जाए इसका स्ट्रक्चर की तो ये हो जाएगा व्हाट। अब बात करें डू और डज की, आई के लिए क्या आएगा, डू आएगा, व्हाट डू आई टीच यू। अब दोस्तों देखते हैं कि मैंने इंग्लिश को नहीं लिखा तो इसके इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि जो व्हाट पर्सन पूछा, यही पूछा कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। तो दोस्तों अब आप देखते हैं इसमें था क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आप कह सकते थे कि हाँ या नहीं, लेकिन आप इसमें देखो मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। अब दोस्तों आप देखो इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसका उत्तर आप दे सकते हैं जैसे क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब है वो यस या नो में दिया जा सकता है, लेकिन जो ये व्हाट डू आई टीच यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका उत्तर है इंग्लिश, न कि यस या नो। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि जो WH वर्ड होते हैं इनका उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं इनका उत्तर है यस और नो में दिया जा सकता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं यस और नो के क्वेश्चंस। दोस्तों अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी एस आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। आई टीच यू इंग्लिश हमने सेंटेंस ले लिया, इसका इंटेरोगेटिव बनाया, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है इसका हमने इन्वर्जन किया और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया डू या डज से इसकी शुरुआत होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन होते हैं उनकी हमने WH वर्ड से शुरू कर दिया, डू या डज का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसा कि आप इस सेंटेंस में दे सकते हैं। अब बात की जाए नेगेटिव सेंटेंस की, इसमें दोस्तों मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा जैसे ये स्ट्रक्चर पूरे होते हैं। नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव का चाहे आप इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर इससे बनाते हैं तो वापस इस जो है HV है इसका इन्वर्जन करना पड़ेगा, और दोस्तों अगर इससे बनाते हैं तो भी आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लें, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज के रूप में लेनी है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। इसके बाद में दोस्तों आपको नोट लेना है, नोट के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं बात करूं इस सेंटेंस की तो हो जाएगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। आई डोंट टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब बात करें चौथा सेंटेंस है, आपका स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सबसे मतलब सरल भी है सबसे हार्ड भी यही है। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो इंटेरोगेटिव है इसका मतलब है इसकी शुरुआत है वो 2 तरीके से हो सकती है, डू या डज से और WH वर्ड से। तो डू और डज की बात कर ली जाए, जैसे हमने ले लिया डू या डज, बिल्कुल आ गया डू या डज। इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, नोट के बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों बात की जाए इसका जो सेंटेंस बनता है किस प्रकार से बनेगा, तो दोस्तों हमने ले लिया डू आई नोट टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट यहां है, सब्जेक्ट से पहले हमने HV को लिया और इसके बाद में हमने नोट को लिया। अब इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। दोस्तों आप बताइए ये सही है या गलत है। डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसका देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं लिखता हूं डोंट आई टीच यू इंग्लिश। इसमें भी एक नई चीज है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप क्या देखते हैं, यहां नोट है, यहां डोंट है, यहां डू और डज यहां आ रहा है, बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, बाद में नोट आ रहा है। दोस्तों आपको
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि नोट का प्रयोग अगर किसी भी वाक्य में हो रहा है, नोट का प्रयोग कहां होगा? सब्जेक्ट के बाद में। कहां होगा? सब्जेक्ट के बाद में। किसका प्रयोग? नोट का प्रयोग। और दूसरी बात, अगर वाक्य में नोट का प्रयोग हो रहा है तो दोस्तों उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना अनिवार्य है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप किसी भी सेंटेंस में नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अदरवाइज आप कहोगे कि हमने यहां डोंट एक साथ कैसे लिख दिया, सब्जेक्ट तो यहां आ रहा है, इसमें तो आप कहोगे कि हाँ इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट है, लेकिन सब्जेक्ट यहां है और यहां डोंट या डजंट यहां आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका अगर विस्तार किया जाए तो ये हो जाएगा डू प्लस नोट। दोस्तों इसकी जो कॉन्टेक्चुअल फॉर्म है इसको हमने एक साथ में मिला दिया है तो ये क्या बन गई? डोंट बन गई। अकेले मैंने बात कही है कि अगर सब्जेक्ट के बाद में केवल नोट है तो ही सब्जेक्ट के बाद में लेना है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वो मिलकर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म बना देते हैं तो दोस्तों इसका इस्तेमाल है आप साथ में कर सकते हैं। मतलब ये भी स्ट्रक्चर क्या है? सही है। अगर डू नोट मैं यहां लिखता डू और नोट तो दोस्तों ये गलत हो जाता, जबकि मैंने लिखा डोंट और डजंट। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आप इसका प्रयोग मतलब नेगेटिव सेंस का भी प्रयोग है, सब्जेक्ट सेंस क्या कर सकते हैं? पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो डोंट आई टीच यू इंग्लिश, न कि यहां में लिखता कि डू नोट आई टीच यू इंग्लिश, जो भी है। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस है वो गलत हो जाता, क्योंकि आपने यहां क्या किया है? नोट का इस्तेमाल मतलब फुल विस्तार में किया है। अगर आप यहां डोंट का इस्तेमाल करते हैं तो सही है, लेकिन आप डू नोट का करेंगे तो दोस्तों नोट है कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता। नोट सब्जेक्ट से, केवल नोट सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता। तो आपको ध्यान रखना है नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होता है, और जिस सेंटेंस में नोट का प्रयोग होगा उस सेंटेंस में आपको एचवी का प्रयोग करना कंपलसरी है। बिना एचवी के प्रयोग के आप किसी भी सेंटेंस में वो नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ एक चीज, आप नेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा विस्तार से इनकी। तो दोस्तों आगे देखते हैं जो इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, सॉरी WH वर्ड क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें आपके WH वर्ड से, WH वर्ड हो गया डू या डज में से एक चीज आ जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी दो तरीके से बन सकते हैं, इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी, डू डज यहां है, नोट यहां है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं WH डोंट प्लस डजंट। अब आप कहेंगे कि इनमें नया क्या है? तो दोस्तों इनमें मैं अभी आपको दो तीन चीजें और ऐसी है जो इनमें छिपी हुई है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आप इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक शेयर कमेंट है जरूर करें, ताकि दोस्तों जो हमारा मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा रहे और हम आसानी से वो हर प्रत्येक चीज़ है उसको पढ़ते चले जाएं। दोस्तों इनसे हमें क्या निष्कर्ष निकलने को मिला है? वो सबसे पहला है कि नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। बिल्कुल आपने देखा, हमने सेंटेंस में प्रयोग करके भी देखा, वाक्य में नोट बिना एचवी के नहीं आ सकता। अगर वाक्य में आप नोट का इस्तेमाल करते हैं तो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। वर्ब की एस या ईएस का जो फॉर्म का प्रयोग है वो केवल और केवल कहां हुआ है आप देख सकते हैं, केवल यहां हुआ है। इसके बाद में इसमें भी नहीं हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखते हैं कि वर्ब की जो सिंगुलर वर्ब है इसका इस्तेमाल या वर्ब की एस या ईएस का जो प्रयोग है वो केवल और केवल कहां हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। दोस्तों आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है केवल और केवल इसी सेंटेंस में हुआ है। कहां हुआ है? प्रेजेंट सिंपल के केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके सिवाय वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता। और मैं आपको बता दूं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में भी केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही सी इट हो गया या राम श्याम गीता सीता जो भी है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक चीज है डोंट और डजंट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों यहां था नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, और यहां है डोंट डजंट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों आप इसको डू नोट न पढ़ें, ये डोंट है न कि डू नोट।
इन दोनों में काफी अंतर है। आपने अगर इससे पहले इनके बारे में जाना है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये डू नॉट है, इसको अगर जोड़ देते हैं आप, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो बनती है डोंट। तो दोस्तों इनका साथ में प्रयोग है, आप सब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको डू नॉट लिखते हैं तो आप इस नोट का प्रयोग है सब्जेक्ट के बाद ही करना है, पहले कदापि नहीं। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं कि जो ये WH वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें कुछ नया क्या सीखने को है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो हम कुछ WH वर्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो WH वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो WH वर्ड की बात की जाए तो हम बोलते हैं कि किसी भी टेंस में अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो होते हैं जो HV यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर येस या नो में दिया जा सकता है, और एक दूसरे होते हैं WH मतलब WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड मैं यहां लिखता हूं, क्वेश्चन वर्ड जो कि हम जिन्हें WH वर्ड भी बोलते हैं, सबसे पहला है WHO हु, इसका मतलब होता है कौन। इसके आगे बात करें, इसका एक और होता है कौन के अलावा इसको हम किसने भी कह सकते हैं, whom, WHOM, whom यानी किसको या किसे, किसको या किसे। अब बात की जाए whose, whose यानी किसका, किसका भी हो सकता है, स्त्रीलिंग है तो किसकी भी हो सकती है, और अगर प्लूरल नाउन है तो दोस्तों किसके भी हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए विच बुक, मतलब ये किसी एक से अधिक पुस्तकों में से किसी एक के लिए बात की जा रही हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। विच यानी होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो होता है वेयर, आप सब जानते हैं वेयर यानी होता है कहां, ये किसी स्थान को लेकर बात करता है। वाट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाट यानी होता है क्या। एक हो गया आपके हाउ, हाउ यानी कौन। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए सिंस वेन, सॉरी वेन भी रह गया, वेन यानी होता है कब, सिंस वेन, कब से। इसके अलावा बात की जाए तो हाउ लॉन्ग, इसका भी मतलब होता है कब से। हाउ मेनी, हाउ मच। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये WH वर्ड तो हो गए। आप कहोगे कि सर ये HOW है, ये WH वर्ड कहाँ हुआ, इसमें WH है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हो कैसा भी, लेकिन WH तो है। आप इसमें क्या देखते हैं, यहाँ H है, यहाँ W है, आया उल्टा HW हो WH हो, क्या फर्क है। लेकिन दोस्तों इसी को भी है WH की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको याद रखें। तो हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद में नाउन जरूर आएगा, हाउ मच के बाद में भी नाउन आएगा, कितनी बार। तो दोस्तों बात करते हैं अब इनके प्रयोग के बारे में कि जो प्रेजेंट सिंपल में इन वर्ड्स को लेकर हम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनते हैं। एक दो एग्जांपल लेता हूं जो इसके अपवाद है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें जो अपवाद होते हैं, जो स्पेशल रूल होते हैं, उन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों जो WH वर्ड है इनके बारे में कुछ नया सीखने के लिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, आई टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो दोस्तों इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, तो इसका अगर हम क्या से शुरू हो रहा है तो दोस्तों इसको WH वर्ड से शुरू करें तो इसका हो जाएगा व्हाट डू आई टीच। क्योंकि आपको पता है कि इसमें इंग्लिश है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अगर व्हाट को लिखना है तो दोस्तों अगर इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है तो इसका प्रश्न तो बनना चाहिए ना। मतलब हम इस प्रश्न में पूछेंगे क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ा रहा है, इसमें आई टीच इंग्लिश, तो इसमें हो जाएगा व्हाट डू आई टीच। तो दोस्तों जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर लिखा था कि WH हो जाएगा, HV हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब हो जाएगी, सेम वही हुआ है। WH वर्ड हो गया, HV डू हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक चीज और लिखता हूं, जैसे मैं ये लिखूं कि
इंग्लिश कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। आपके सामने प्रश्न आ जाए अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन का पूछे तो हम लिखेंगे WHO से, क्योंकि हु यानी होता कौन, तो हो जाएगा हु। हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी रहती है, डू या डज में से एक छिपी हुई रहती है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि इसमें तो आई है, लेकिन हम अपने हिसाब से लिखें, WHO लिख दिया, HE हमने लिख दिया, माना कि डज लिख दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास में है नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हु डज नॉट टीच, सॉरी, तो ये हो जाएगा हु डज टीच इंग्लिश, क्योंकि इसमें हमने क्या पूछा है, कौन, तो कौन है, तो इस आई को हमने हटा दिया है, तो हु डज टीच इंग्लिश। तो दोस्तों आप कमेंट में बताएं क्या ये सेंटेंस सही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप देखोगे कि हमने WHO ले लिया, WHO से शुरू करना है, HV हम किसके अनुसार लेते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, ये तो क्या है, मेन वर्ब है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमने डज कैसे ले लिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमने डू क्यों नहीं लिया, तो हम डू या डज का इस्तेमाल किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो कहते हैं कि सब्जेक्ट कहां गया, तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहां किया जाता है, वर्ब से पहले। तो वर्ब तो ये रही, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, इसको अगर खाली कर दिया जाए तो अब आप बताइए कि यहां किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डू या डज का। तो आप देखते हैं कि ये वर्ब है, वर्ब से पहले केवल WHO, आपके सामने WHO वर्ड ही है, इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट को हमने क्या है, उतारा नहीं है, क्योंकि इसमें पर्सन ही है, कौन। तो दोस्तों थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे हु डज या डू या डज टीच इंग्लिश, मतलब हिंदी में था अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो आई था, सब्जेक्ट था, क्योंकि इसमें हमने अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन को पूछा है, कौन आई है, तो आई को तो हम लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो बिना सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकती है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हम डू का इस्तेमाल करेंगे डज का। तो दोस्तों कहते हैं कि जो WHO शब्द से या हु से जो वाक्य शुरू होते हैं, उनमें हु मतलब WHO वर्ड है, यही क्या बनता है, सब्जेक्ट का रोल करता है, और यही है वो WHO वर्ड का रोल अदा करता है, मतलब ये दोनों का काम है, वो यही करता है। अब हम कहते हैं कि WHO शब्द है, अगर सब्जेक्ट है तो क्यों इस सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों कहते हैं, आपको पता होगा डू और डज क्या है, डू और डज क्या है, एक HV है, और HV का इस्तेमाल हमेशा कहां किया जाता है, WHO वर्ड में, सब्जेक्ट से पहले। तो दोस्तों यहां क्या हो रहा है, ये अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में HV का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर हम कहते हैं कि इस सेंटेंस में डू और डज बाद में नहीं किया जा सकता, तो पहले तो किया जा सकता है। तो पहले इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो WH वर्ड है ये एक क्वेश्चन वर्ड है, और इससे क्या है, जो आपका सेंटेंस है इसकी शुरुआत होती है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब से। तो आपको इस सेंटेंस की शुरुआत ही तो WH वर्ड से करनी है, और इसके बाद में जो ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में आप HV का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों इसका एक निष्कर्ष है, ये निकलता है कि WHO से शुरू होने वाले सेंटेंस में डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष ये है, प्रेजेंट सिंपल के हु डज टीच इंग्लिश, आपकी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में WHO के बाद डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों हमने क्या कहा, दोबारा मैं बता सकता हूं आपको, इसको डिफाइन कर देता हूं, किसी के समझ में नहीं आया है तो दोस्तों हमने शुरुआत की, प्रश्न था अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो दोस्तों हमने शुरुआत की WHO वर्ड से, WHO वर्ड हमने ले लिया कौन के लिए, हु, हेल्पिंग वर्ब डू या डज ले ली। अब ये डू और डज किसके अनुसार आई, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो हम कहते हैं सब्जेक्ट तो हमने इसमें लिया ही नहीं, तो बिना किसी सब्जेक्ट के इनमें से क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। तो हमने, चलो आगे चलते हैं,
हु डज हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सीधी आ गई वर्ब टीच। अब दोस्तों इसमें क्या है कि ये आप इसमें आपके सब्जेक्ट है नहीं तो बिना सब्जेक्ट के आपके हेल्पिंग वर्ब एचवी इस्तेमाल की नहीं जा सकती। तो दोस्तों हम कहते हैं कि WHO ही है, यही क्या कर रहा है, यही तो क्या है WH वर्ड है और यही सब्जेक्ट है। अब हम कहते हैं कि ये अगर सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार इन दोनों में से एक का प्रयोग तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है दोस्तों और हम कहते हैं कि WHO क्या है, सब्जेक्ट है, तो दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार हम एचवी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में एचवी का प्रयोग है वो कहां करना है आपको, सब्जेक्ट से पहले। कौन से सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग है सब्जेक्ट से पहले, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका यहां है, हेल्पिंग वर्ब यहां आ रही है, तो दोस्तों इसीलिए इसका प्रयोग है नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि यहां नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं इसको उठा के यहां रख दिया जाए इससे पहले। तो दोस्तों कहते हैं कि जो WH वर्ड होते हैं इनकी शुरुआत है वो WH वर्ड से ही होती है, न कि हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका उत्तर है वो हाँ या जवाब, हाँ या ना में उनका जवाब होता है, जबकि हमारा प्रश्न क्या है, कौन, तो इसका यस और नो में जो उत्तर है नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस सेंटेंस की शुरुआत है वो डू और डज से नहीं की जा सकती और न ही इस WHO वर्ड के बाद में डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है। तो कहते हैं कि इसका जो सही, अगर ये गलत है तो इसका सही सेंटेंस है वो क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखना इसका सेंटेंस केवल यही होगा, WHO हु टीच इंग्लिश। अब दोस्तों आप इसमें क्या होता है, लगभग ये कौन शब्द है, तो लगभग ये सिंगुलर ही होता है, तो 90% यहां टीचेज आ सकता है। वैसे दोनों ही सही है, टीच भी आ सकता है, टीचेज भी आ सकता है और इंग्लिश। अब दोस्तों आप कहोगे कि इसमें एचवी का प्रयोग तो हुआ ही नहीं और इसकी शुरुआत है WHO वर्ड से हुई है, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जोड़े या नहीं जोड़े। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, क्योंकि जो WHO वर्ड है ये एक पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड है, दूसरी बात इसमें केवल एचवी का प्रयोग नहीं हुआ, यही सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है और यही किसका कर रहा है, WH वर्ड का कर रहा है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह बिल्कुल आएगा। ये एकदम सही सेंटेंस है, हु टीच इंग्लिश या हु टीचेज इंग्लिश। तो दोस्तों मैंने ये आपको ये बताने की कोशिश की कि जो प्रेजेंट सिंपल का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें WHO के बाद में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों हमने 3-4 बातें आज है वो सीखी है, वो कौन कौन सी है वो उनको मैं रिवाइज करता हूं। तो दोस्तों आज के जो हमने स्टडी की है इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये कि नोट है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है हमेशा। डोंट या डजंट जो इनको हम क्या बोलते हैं, आप सब को पता होगा, इनको कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म। जैसे कि इज प्लस नोट है इजंट बनता है, आर प्लस नोट है तो आरंट बनता है, हैव प्लस नोट है तो हैवंट बनता है। इस प्रकार जो ये शॉर्ट फॉर्म होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म बोलते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म है उसका इस्तेमाल आप नोट साथ में होने पर भी क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं। वर्ब की ऐसे इस फॉर्म का प्रयोग है कहां किया जाता है, केवल सिंगुलर वर्ब के, वो भी कहां, प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस में। PS प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में WHO के बाद में डू या डज का प्रयोग नहीं किया होता। नोट का प्रयोग HV के बिना नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस में अगर आप नोट का इस्तेमाल करते हैं तो बिना HV मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इस प्रकार हमने चारों जो आपके सेंटेंस होते हैं इनके स्ट्रक्चर देख लिए। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसका मैंने दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो जो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस है वो बनाया है, डू आई टीच इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें आप क्या देखते हैं, टीच क्या है, MV है यानी मेन वर्ब है। इसमें आप देखते हैं कि अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना पड़ेगा, मतलब HV है और यहाँ MV है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है और मेन वर्ब उसके बाद में अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं
तो दोस्तों इसमें HV और MV दोनों का प्रयोग क्या है, जरूरी है। केवल MV के माध्यम से हम प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य है वो नहीं बना सकते, इसमें HV जरूरी है। अब बात करें इसमें भी सब्जेक्ट है, डू डोंट है, यहां भी HV है और ये MV है। तो दोस्तों इसमें भी क्या HV और MV आई है। तो हम कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में बिना HV के क्वेश्चन मार्क जो आपके क्वेश्चन है वो नहीं बनाए जा सकते, या प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है वो नहीं बनाए जा सकते, किसके बिना HV के। जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। जी क्या मैं इसको हटा दूंगा तो क्या ये प्रश्न बन जाएगा आई टीच इंग्लिश? तो आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसका WH वर्ड क्वेश्चन भी बनाऊं तो भी दोस्तों आप देखते हैं WH के बाद में क्या होता है HV का प्रयोग हम करते हैं। तो प्रश्न ये कि क्या बिना HV के जो प्रश्नवाचक जो आपकी सेंटेंस है वो बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों या मैं ये कहूं कि बिना किसी MV के या HV के भी कोई जो प्रश्नवाचक है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये बनाए जा सकते हैं। इसी का मैं आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में। तो दोस्तों हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या हम किसी बिना मेन वर्ब के या बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं? यह प्रश्न हमारे सामने है। तो दोस्तों इस प्रश्न को जानने से पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं, जैसे कि आपकी HV की बात कर रहा हूं मैं। HV कौन कौन सी होती है आप सबको पता होगा। एक होती है बी की फॉर्म, एक होती है आपके डू की फॉर्म, एक होती है हैव की फॉर्म। तो दोस्तों इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो इसमें इज, एम, आर। डू की V2 मतलब सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो ये आपके हो जाएगा वाज और वर। और बी की थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो हो जाएगा बीन। डू की बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू या डज। सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो हो जाएगा डिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। इसके अलावा दोस्तों हैव की बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हेज, हैव और हेज। सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेड और हेड। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें इज, एम, आर है, 3 तो ये हो गई, डू और डज हो गई 2 ये हो गई, और हेज, हैव 2 ये हो गई। मतलब जो ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसे मतलब दिखाती है, प्रेजेंट टेंस को दिखाती है। तो दोस्तों इनका भी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग है वो मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उनमें HV के रूप में क्या आएगी, क्योंकि ये HV खुद क्या बन रही है, MV बन रही है। तो दोस्तों आगे का हमारा टॉपिक होगा कि HV MV के रूप में अगर सेंटेंस में आए तो इसका, जैसे मैं आपकी बात करूं कि आई एम ए टीचर, तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है, और इसमें जो एम है वो मेन वर्ब के रूप में आई है, और मेन वर्ब के रूप में आई है तो दोस्तों फिर HV क्या होगी। अगर इसका हम जो आपके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेंगे, यही हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों इन सबको हम सबसे पहले जानेंगे इज, एम, आर के बारे में, बाद में हम जानेंगे डू और डज के बारे में, बाद में हम जानेंगे हेज और हैव के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जहां से अपवाद होता है, जहां से हम कंफ्यूज होते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो बनते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम तीनों के बारे में जानेंगे, और बाद में हम जानेंगे कि क्या वाज वर्ब का प्रयोग है पास्ट सिंपल में किया जा सकता है, डिड का प्रयोग है, हेड का प्रयोग है, क्या पास्ट सिंपल में किया जा सकता है, या क्या इन सब का प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही दोस्तों हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आज का जो ये कंटेंट है, आज जो मैंने पढ़ाया है, आपके लिए बहुत कुछ है वो लाभदायक होगा और किसी न किसी रूप में आपके काम जरूर आएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी प्रकार का अगर इश्यू है तो कमेंट में लिखिए कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।